देखो ध्यान से देखो, एक मिनट, तेरा आवाज आएगा, डिस्टर्बेंस अभी। देखो, सेल को काम करना है, सेल को काम करना है, सेल को फंक्शन करना है। सेल काम करेगा ज्यादा, तू पढ़ाई ज्यादा कर, फंक्शन ज्यादा कर रहा है, तो फंक्शन कराने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। काम करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। तो उस सेल के अंदर में राइबोसोम का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन फैक्ट्री है, राइबोसोम ही प्रोटीन फैक्ट्री है, ठीक। और अगर राइबोसोम ज्यादा बनना है तो न्यूक्लियस का नंबर बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो न्यूक्लियोलस का नंबर वेरी करता है, ऐसा नहीं केवल एक है। जरूरत ज्यादा, सेल को काम ज्यादा करना है तो प्रोटीन ज्यादा बनाना पड़ेगा। प्रोटीन ज्यादा बनाना है तो राइबोसोम ज्यादा बनो। और राइबोसोम को बनाता कौन है? उसका फैक्ट्री कौन है? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस का नंबर एक से ज्यादा पॉसिबल है। तो ये 1 to 4 तक हो सकता है, 1 to 4 तक हो सकता है। एक से ज्यादा है तो प्लूरल वर्ड न्यूक्लियोलाई वर्ड यूज करेंगे, प्लूरल वर्ड न्यूक्लियोलाई यूज करेंगे। अगर एक है तो न्यूक्लियोलस 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये सेल के फंक्शन पे डिपेंड करेगा, तुम डिसाइड नहीं करो। अभी देखे तो सर न्यूक्लियस एक ही है, लेकिन हो सकता है उसी सेल में थोड़ी देर बाद न्यूक्लियस का नंबर बढ़ जाए। ये डिपेंड करेगा सेल के काम करने पे ना। इसलिए हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे न्यूक्लियोलाई। तो यहां देख लो, ध्यान से सुन लो, चीजों को समझ लो। यहां देखो, ध्यान से देखिए, ये अंदर का फ्लूइड पार्ट था न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर में एक स्फेरिकल डेंस स्ट्रक्चर था, मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं, बच्चे याद रखिएगा, मेम्ब्रेन नहीं है, बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्म का सब्सटेंस यहां भी आ सकता है, यहां वाले उधर से, दोनों कनेक्शन में, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, दोनों मिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पास क्या होता है? ये है बच्चा न्यूक्लियोलस, ठीक है। सेल को काम ज्यादा करना है तो न्यूक्लियोलस का नंबर बढ़ जाएगा, न्यूक्लियोलस का नंबर बढ़ जाएगा, तो एक से ज्यादा भी पॉसिबल है। तो न्यूक्लियोलस क्लियर है। इसे सबसे पहली बार एक साइंटिस्ट थे, जो याद नहीं करना है, बस एनसीईआरटी में नोट कर लीजिएगा, फोंटाना साहब, फोंटाना साहब। उन्होंने पहली बार उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर में एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम न्यूक्लियोलस होता है, जिसका नाम न्यूक्लियोलस होता है ना। इतना याद रखें। तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं, यहां तक की चीजों को रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तुम बताना, इस बार आंसर सारे तुम करोगे। चलिए सबसे पहले बताइए, न्यूक्लियस में सबसे बाहर वाले मेम्ब्रेन को क्या करेंगे? आंसर बॉक्स में जाइए, आंसर कीजिए। न्यूक्लियस के सबसे बाहर वाले मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? ठीक है। सेकेंड, न्यूक्लियस में कितने मेम्ब्रेन होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर कितने मेम्ब्रेन होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेनलेस? एक मेम्ब्रेन का होगा, 2 मेम्ब्रेन का होगा, या मेम्ब्रेनलेस होगा, ठीक है। चलो अब यहां पास तो ये हो गया आउटर और ये हो गया बच्चा इनर। चलो ये बताओ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे अटैच होगा? आउटर से, इनर से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे अटैच होगा? आउटर से, इनर से? आंसर करो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे अटैच होगा? आउटर से, इनर से? चलो, आउटर मेम्ब्रेन से राइबोसोम अटैच्ड है, बोलिए 70s है 80s है? आउटर से राइबोसोम अटैच्ड है, बोलिए कैसे? 70s 80s? आउटर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से राइबोसोम अटैच है 70s 80s? चलो करेक्ट है 80s। बताओ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन करता है?
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन कराता है? बताया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन कराता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है। चलिए, बीच बीच में गैप है, बीच बीच में गैप है, बताइए इसका नाम क्या है? बीच बीच में गैप है, इस गैप का नाम बताइए, इस गैप का नाम बताइए, इस पोर का नाम बताइए। ये है न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। चलिए बताइए मुझे ध्यान से, न्यूक्लियर पोर बन गया। न्यूक्लियर पोर से जो मटेरियल का एक्सचेंज होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, बाई डायरेक्शनल होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा, बाई डायरेक्शनल होगा? चलो, बाहर कौन जाएगा, अंदर कौन जाएगा, ये भी बताओ। बाहर कौन जाएगा? ये न्यूक्लियर पोर है तो कुछ सब्सटेंस बाहर जाएंगे, बाहर कौन जाएगा ये बताओ। और अंदर कौन आएगा ये बताओ। बाहर कौन जाएगा ये बताओ, अंदर कौन आएगा ये बताओ। सर, बाहर जाएगा आरएनए और अंदर आएगा प्रोटीन, तो बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। सर, न्यूक्लियर पोर कितने होते हैं? कभी नहीं पूछा गया, कभी नहीं पूछा गया। ये पूछा गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर इनवेलप भी कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर इनवेलप भी कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियर इनवेलप। ठीक, अब बताओ इन दोनों के गैप को क्या कहेंगे? इन दोनों के गैप को क्या कहेंगे? दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है, स्पेस है, उसका क्या नाम होगा? दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है, जो स्पेस है, जो जगह है, उसका क्या नाम होगा? बताओ, बताया था सभी को? सर भूल गए, थप्पड़ खाएगा तो याद आएगा, डॉक्टर बनने वाला है, भूलना नहीं है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या नाम बोला था? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। चलो ये बताओ, पेरी न्यूक्लियर स्पेस का डायमीटर साइज कितना होगा? स्मार्ट बच्चे को याद हो गया होगा। जो स्मार्ट बच्चा है वो बता देगा साइज, जो स्मार्ट बच्चा है वो बता देगा साइज। 10 to 50 नैनोमीटर, 10 to 50 नैनोमीटर। भूल गया? अरे भैया, तेरे ही बैच में कोई और बच्चा भी है, उसको कैसे याद है? फोकस्ड, फोकस्ड ना, एनसीईआरटी लेके बैठा करो, अपने पास एनसीईआरटी बुक रख लिया करो। ठीक है, 10 to 50 नैनोमीटर। चलिए, अब अंदर में जो फ्लूइड है उसका नाम बोलिए। अंदर में जो फ्लूइड है उसका नाम बोलिए। जो अंदर में फ्लूइड है उसका नाम बोलिए। सर, अंदर में जो फ्लूइड है उसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। अंदर का जो फ्लूइड है उसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है भाई, न्यूक्लियोप्लाज्म। अंदर में एक डेंस स्ट्रक्चर है, हो सकता है एक से ज्यादा हो, स्पेरिकल डेंस स्ट्रक्चर है, इसका नाम बताइए। अंदर में एक डेंस स्पेरिकल मेम्ब्रेन से बिना कवर्ड एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम बताइए। सर याद है, न्यूक्लियोलस। ये बताओ, न्यूक्लियोलस का नंबर सिंगल होगा या वेरी कर सकता है, नंबर चेंज हो सकता है, या एक ही होगा? क्या न्यूक्लियोलस का नंबर सिंगल रहेगा या चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है? कर सकता है। ये बताइए, न्यूक्लियोलस का नंबर वेरी करता है, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? हाँ, एक बच्चे ने तो पहले आंसर बता दिया, एमडी गुलजार हसन। न्यूक्लियोलस का नंबर वेरी करता है, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? नीड, जरूरत। तुम्हारे घर में कितना बुक होगा? तो बोलेगा सर जितना नीड होगा, जितना हम पढ़ाई ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बुक होगा। और हम सर पढ़ाई करते नहीं, बहुत सारा बच्चा है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसके घर में क्या मिलेगा? क्या उसके घर में मिलेगा? चलो ये बताओ, हु इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री? हु इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री? हु इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री? राइबोसोम। हु इज नोन एज राइबोसोम फैक्ट्री? Who is known as ribosome factory? Who is known as ribosome factory? तो आंसर इज द न्यूक्लियोलस। आंसर इज द न्यूक्लियोलस। चलो, तो न्यूक्लियोलस के अंदर में राइबोसोम के पार्ट बनते हैं। ठीक है, चलिए ठीक। अब नया चीज डिफिकल्ट है, ध्यान दो, फोकस करो, फोकस, फोकस कीजिएगा, ध्यान से सुनिए। सर अब क्या होगा?
अब सभी को मालूम है बच्चा, अब अंदर में बचा डीएनए। अंदर में क्या होगा? डीएनए होगा। हाँ सर, डीएनए कहां होगा? एक्चुअली में जो आपका एक न्यूक्लियस के अंदर बच्चा 46 क्रोमोसोम होंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत धीरे चलूंगा, समझने की कोशिश कर। अब सभी को मालूम है बच्चा, इस न्यूक्लियस के अंदर में 46 क्रोमोसोम होंगे, जिसे आपने पढ़ा था 23 पेयर। एक पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम, तो टोटल 46 क्रोमोसोम हो। आपको क्या करना है? ये बच्चा मान लीजिए क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का डीएनए बाहर निकालना है। डीएनए बाहर निकालो, दूसरे क्रोमोसोम का डीएनए बाहर निकालो, यानी कि 46 क्रोमोसोम में 46 डीएनए है। 46 क्रोमोसोम में 46 डीएनए। अभी क्लियर हो जाएगा। सभी डीएनए को एक से दूसरे में जोड़ दो। पहले क्रोमोसोम का डीएनए निकाला, जोड़ा, दूसरे का जोड़ो, तीसरे का जोड़ो, ऐसे जोड़ते चले जाओगे तो बच्चा 46 क्रोमोसोम के अंदर में 2.2 मीटर लंबा डीएनए होगा। यानी कि मैं सिंपल बताऊं, ये आपका सेल, ये आपके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम, और 46 क्रोमोसोम का सारा डीएनए निकाल दो और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा बच्चा? 2.2 मीटर। 2.2 मीटर हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है आपके अंदर करोड़ों सेल है बच्चे, ब्रेन में करोड़ों सेल है, लीवर में करोड़ों सेल है, आप में तो करोड़ों अरबों खरबों सेल है, बहुत सारे आपके अंदर सेल है आपके बॉडी में। हर सेल में 2.2 मीटर लंबा डीएनए, हर सेल में 2.2 मीटर लंबा डीएनए, और आपके अंदर करोड़ों सेल है। सबको बच्चा सारे डीएनए को जोड़ दो। एक सेल का डीएनए 2.2 मीटर, दूसरे सेल का, तीसरे सेल का जोड़ दो, इतना बड़ा डीएनए बन जाएगा, इतना बड़ा डीएनए बन जाएगा बच्चा कि आप अर्थ को अपने डीएनए से, अपने डीएनए से बेटा अर्थ को 7 टाइम्स, 7 बार लपेट सकते हो, घुमा सकते हो। एक इंसान का डीएनए इतना बड़ा होता है कि अर्थ को 7 बार लपेटा जा सकता है। एक इंसान का डीएनए इतना बड़ा होता है कि यहां बच्चा अर्थ है, ये बच्चा अर्थ है, और ये बच्चा मून है, मून चांद है। हमारा डीएनए इतना बड़ा है कि तुम डीएनए को बच्चा यहां से ले जाके मून तक जा सकते हो, और मून से वापस भी आ सकते हो, मून से वापस भी आ सकते हो। इतना बड़ा डीएनए, इसे कभी कभी फोटो में देखते हो, ये अर्थ है, और यहां बेटा डीएनए चांद तक पहुंचा दिया, चांद, और यहां अर्थ, बीच में आदमी चल रहा है। किस पे चल रहा है? डीएनए पे चल रहा है। वो कहने की कोशिश कर रहा है एक इंसान का डीएनए इतना बड़ा है कि आप मून तक पहुंच सकते हैं, और मून से वापस भी आ सकते हो। अब भेजे में आई बात, एक सेल का 2.2 मीटर, हमारे अंदर करोड़ों अरबों खरबों सेल, सबका डीएनए निकालो, सबको जोड़ो, सबको जोड़ो। सर किसी ने किया है क्या? अरे किया नहीं है, ऐसा सपोज कर लिया गया कि यहां से मून का दूरी इतना है, हमारे अंदर डीएनए 2.2 मीटर, करोड़ों अरबों खरबों डीएनए, इतना बड़ा, इतना साइज हो जाएगा कि हम मून तक जा सकते हैं। आई भेजे में बात आई? कुछ भेजे में बात आई? कुछ नया चीज सीखा? प्रूफ नहीं है रे भाई, हमने पता चला हमारा डीएनए इतना है, इतना है, इतना है, तो इतना लंबाई निकाल लिया, लंबाई निकाल लिया, तो हमें माना जाता है ऐसा। हम थोड़ी ना मून पे ले जाएंगे रे पे। आ गया समझ में? कुछ क्लियर है? भेजे में बात गई। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है सर? सुनो, दिक्कत कहीं और है। दिक्कत कहां है? ये बच्चा सेल, ये सेल चुन्नू मुन्नू सा, उसके अंदर में टुन्नू सा न्यूक्लियस, चुन्नू सा सेल है, टुन्नू सा, उसके अंदर में क्या है? न्यूक्लियस है, और उसके अंदर में 2.2 मीटर डीएनए। सेल का साइज तो बच्चा खुद है 10 माइक्रोमीटर का है, 10 माइक्रोमीटर का है।
और उसके अंदर में डीएनए 2 मीटर का। अरे यानी कि ये तो बड़ा अजूबा चीज है भाई। डीएनए बहुत बड़ा, डीएनए बहुत बड़ा और सेल बहुत छोटा, और सेल के अंदर न्यूक्लियस उससे छोटा, कैसे रहता है? ऐसे समझिए, एक धागा दे दिया बच्चा, 5 किलोमीटर का धागा है, धागा है ये 5 किलोमीटर का धागा दे दिया, और उसे बोला गया माचिस की डिबिया में, माचिस जो होता है ना, छोटा सा डिब्बा होता है, उसके अंदर में इस 5 किलोमीटर के धागे को रख सकते हो क्या? बोलो, क्या रखा जा सकता है? अगर रखा जा सकता है तो कैसे रखेंगे बताओ? 5 किलोमीटर लंबा डीएनए, ठीक है, हाँ 2.2 मीटर फिक्स्ड है, उसमें चेंज नहीं करना है, 2.2 मीटर फिक्स्ड है, प्रूफ हो चुका है। हाँ रोल करके, किसी बच्चे ने बोला फोल्ड करके रखेंगे, किसी बच्चे ने बोला फोल्ड करके रखेंगे, सेम चीज। डीएनए 2.2 मीटर का, तो हम न्यूक्लियस के अंदर में फोल्ड करके रखेंगे। आई भेजे में बात, हम डीएनए को फोल्ड करेंगे। तो सर फोल्ड कैसे हो जाएगा अपने आप? इसलिए इस डीएनए को फोल्ड करने में, इस डीएनए को बच्चा फोल्ड करने में, किसी बच्चे ने बोला फोल्ड करके रखेंगे, लपेट करके रखेंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लगाते जाएंगे और रख देंगे। जैसे बच्चा रियल में धागा वैसे ही तो होता है। धागा कभी देखा है लपेटा, वो कितना किलोमीटर का होता होगा? देखना, गूगल पे सर्च करना, जो आप सिंपल सा एक धागे का पैकेट देखते हो, उसके अंदर में हो सकता है बच्चा 5 किलोमीटर का धागा हो, लेकिन छोटे से पैकेट में तो रहता है। बस वही याद रखना। तो डीएनए को फोल्ड करेंगे सर कैसे? एक प्रोटीन चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन, एक प्रोटीन चाहिए जिसका नाम क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन। ये पहले भी बता रखा है, डीएनए पे माइनस चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इसलिए उसे सबसे पहले तो न्यूट्रलाइज करना है और फोल्ड भी करना है, न्यूट्रल भी करना है और फोल्ड भी करना है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, और साथ साथ बच्चा कुछ और नॉन हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, हिस्टोन के अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। हिस्टोन तो चाहिए चाहिए, साथ साथ कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी चाहिए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी चाहिए। कुछ आई भेजे में बात? एनसीईआरटी में लिखा है कैसे फोल्डिंग होता है, ये क्लास 12th में पढ़ना है। फोल्डिंग कैसे होगा ये क्लास 12th में पढ़ना है। हमें केवल बेसिक जानना है, हमें हाईफाई नहीं जानना, हमें डिटेल में नहीं जाना, हमें केवल उसका बेसिक जानना है। डीएनए क्या है, फोल्ड क्या करेंगे, हिस्टोन प्रोटीन कैसा होगा, हाँ हमें केवल बेसिक जानना। 12th में हम डिटेल से पढ़ने वाले। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा अभी। तो जो डीएनए है उसे फोल्ड करना है, उसके लिए हिस्टोन प्रोटीन आया, नॉन हिस्टोन प्रोटीन आया, और कुछ बच्चा आरएनए आया। ध्यान से सुनो, ये डीएनए था, इसको फोल्ड करना है, तो एक कौन सा प्रोटीन आया? हिस्टोन प्रोटीन। एक कौन सा आया बच्चा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और थोड़े से बच्चा आ गए आरएनए, थोड़े से बच्चा क्या आ गया? आरएनए। अब चारों मिल गए, चारों मिल गए। ध्यान से सुनो, डीएनए, मेन डीएनए है न्यूक्लिक एसिड, थोड़े से बच्चा, बहुत थोड़े से आरएनए, चुन्नू सा, मेन डीएनए। और ये दोनों क्या है बच्चा लोग? ये दोनों क्या है? प्रोटीन है। अब बताओ, न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म न्यूक्लिक एसिड ही तो है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी यहां पास न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से जुड़ जाएगा, इसलिए इसका नाम देंगे न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना है। तो यहां पास देखिएगा, अब देखो ध्यान से, जो डीएनए उसको पैकेज करके रखना है, पकड़ के रखना है। हेल्प कौन करेगा? हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, थोड़े बहुत आ रहे।
ये सभी मिलकर के बच्चा यहाँ पर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। ये डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये बच्चा नेट की तरह जालीनुमा, जाली की तरह स्ट्रक्चर बना देंगे। इसी को हमारी एनसीईआरटी कहती है बच्चा क्रोमैटिन, क्रोमैटिन नेट, इसी का नाम है बच्चा क्रोमैटिन नेट, क्रोमैटिन नेट। जिसके अंदर क्या क्या होगा सोचो, क्रोमैटिन नेट के अंदर क्या क्या होगा सर? क्रोमैटिन नेट है, जालीनुमा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कौन कौन होगा? पहला आएगा क्वेश्चन तो बोलिएगा डीएनए होगा, और क्या ऑन होगा? आरएनए होगा। डीएनए के अलावा और कौन होगा? आरएनए होगा, बहुत ही कम। और कौन होगा बच्चा? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना, इसी का नाम क्रोमैटिन, क्रोमैटिन है। ध्यान से सुनते जाना, क्रोमैटिन। अब साइंटिस्ट को दिखेगा कैसे? कैसे दिखा साइंटिस्ट को? किसी को नहीं दिखता था, इतना पतला धागा नुमा, किसी को पता ही नहीं चलता था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्लेमिंग, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्लेमिंग, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था फ्लेमिंग। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो फ्लेमिंग नाम आ जाएगा, याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में उन्होंने दिमाग लगाया, बोले ये जालीनुमा दिखता ही नहीं है किसी को, नेट लाइक स्ट्रक्चर है, कैसा दिखता नहीं पता चल रहा है। उन्होंने बोला ये तो एसिडिक नेचर का है, जो क्रोमैटिन है वो एसिडिक नेचर का है। नेचर वाइज कैसा है बच्चा? एसिडिक, एसिड से बना हुआ। तो उन्होंने दिमाग लगाया, बोले ओ एसिड से बना हुआ है, एसिड से बना हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, यहां कलर डाल देते, स्टेन डाल देते, कलर, डाई, बोलो कैसा? बेसिक। अगर वो एसिड का बना हुआ है तो हम बेसिक वाला डाई डालेंगे, तभी तो दोनों का इंटरेक्शन होगा, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। एसिड है, एसिड डालेंगे, रिएक्ट ही नहीं करेंगे। एसिड है, न्यूट्रल डालेंगे, रिएक्ट ही नहीं करेंगे। जानबूझ करके उन्होंने क्या डाला? बेसिक वाला डाला। सर क्या नाम था? नहीं याद रखना है, एनसीईआरटी में नहीं है। एसीटोकार्मीन, एसीटोकार्मीन नाम का डाई केमिकल यूज कर दिया। अंदर में क्रोमैटिन एसिडिक डाला, तो ये कैसे थे? बेसिक, दोनों कंबाइन कर गया और ये कलरफुल स्ट्रक्चर आ गया। तो सबसे पहले कलरफुल स्ट्रक्चर क्रोमैटिन का किसने बताया? फ्लेमिंग ने। किसने बताया बच्चा? फ्लेमिंग ने। मैं नहीं बोल रहा, आपकी एनसीईआरटी में देखिएगा, आपकी एनसीईआरटी में मैं दिखा रहा हूं, मेरे पास एनसीईआरटी बुक होगा, आपको दिखा रहा हूं। एनसीईआरटी में देखिए, आपको ये फ्लेमिंग नाम का स्ट्रक्चर दिख जाएगा। ठीक है, ये चलो ये कहां गया? ठीक है, यहां पास आपको दिख जाएगा। बस 5 मिनट और, फिर उसके बाद में हम लोग, क्लास है इसके बाद तुम्हारी, तो रिकॉल कर लेते, जो जो हमने पढ़ा थोड़ा बहुत सीखते हैं। देखिए ये हाँ देखिए, न्यूक्लियस में बच्चा लोग 2 नाम याद रखना था ना, रॉबर्ट ब्राउन 1831, याद हो गया। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में कुछ मटेरियल था, उसे उन्होंने बेसिक डाई से स्टेन किया, कलर कर दिया, और उसका नाम दिया क्रोमैटिन। उसका क्या नाम दिया बच्चे लोग? क्रोमैटिन। ठीक है, अब वहां पर देखिए ब्लैक पॉइंट को ढूंढना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। न्यूक्लियोलाई वर्ड मिला, न्यूक्लियोलाई स्फेरिकल स्ट्रक्चर, हाँ सर याद हो गया। क्या बच्चा? पेरी न्यूक्लियर स्पेस मिला, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, हाँ सर मिला। 10 to 50 नैनोमीटर, ये भी याद हो गया। ठीक है, नीचे पढ़िए, द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ सर आउटर वाला पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए वहां पर लिखा है बच्चे,
द न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। जो न्यूक्लियर पोर है उससे आरएनए और प्रोटीन अंदर बाहर हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी, कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर से? क्या आपको ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म या ऐसे सेल का नाम याद है जिनके अंदर में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं? बताइए, बता सकते हो आप लोग? क्या पूछा? कैन यू रिकलेक्ट, यानी कि आपने कभी पढ़ा है क्या? बोले सर हमें तो सर ने बता दिए, हमें सर ने बता दिया तीन नाम। एक फंगस, कुछ फंगस होंगे, भूल गए, अभी भूल गए, नाम भूल गए, लेकिन कोई फंगस होता है। कुछ स्लाइम मोल्ड्स बोला था, और एक मसल सेल तो याद है, मसल सेल याद है जहां पर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अब बताओ, कुछ ऐसे भी सेल है जहां न्यूक्लियस एब्सेंट है। देखो दिया है एग्जाम्पल में, ईजी मतलब 4 एग्जाम्पल होते हैं, ई और जी लिखा हुआ। इरिथ्रोसाइट ऑफ मेनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल, ठीक है, लैक न्यूक्लियस, कुछ है ना? ध्यान से सुनो सर, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। सर यहां पर लेकिन एक वर्ड में गड़बड़ है, इरिथ्रोसाइट ऑफ मेनी मैमल्स लिखा है, सारे एनिमल्स में नहीं होता क्या? सारे मैमल्स में नहीं होता क्या? नहीं, ध्यान से सुनना, हमारे अंदर में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा, हमारे अंदर न्यूक्लियस में आरबीसी में नहीं होगा। लेकिन बच्चे कैमल, याद रखना, कैमल और एक ऑर्गेनिज्म बेटा लांबा, ये जूलॉजी वाले सर बताएंगे। कैमल के अंदर में, वो भी एनिमल है, लेकिन उसके अंदर में न्यूक्लियस पाया जाता है। और एक होता है लांबा, भेड़ की तरह दिखता है, भेड़ की तरह दिखता है, उसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है। तो 2 एक्सेप्शन होते हैं, कैमल और लांबा को छोड़ दीजिए, तो जो भी मैमल्स होंगे उनके अंदर में आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल था, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, बस ये बोल दिया मोस्ट ऑफ द, यानी कि लगभग में एब्सेंट होता है, एक आध एक्सेप्शन चलता है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। फिर आपको बच्चा न्यूक्लियोप्लाज्म ब्लैक पॉइंट से दिखेगा, ये सब आपको दिखते रहेंगे, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन ठीक है, लेकिन कितना टाइम बचा है? टाइम हो गया है। तुम्हारी क्लास कितने बजे से? नहीं है तो 5 मिनट और पढ़ा दूं, 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट और पढ़ा दूं। अच्छा एग्जाम है लेकिन, बस 5 मिनट। चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, ये तो लंबा चलेगा, लंबा चलेगा, चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, टेंशन, चैप्टर नहीं कंप्लीट होगा। जो मैं बोल रहा हूं फिर से सुनना, ये बच्चा न्यूक्लियर मेमोरी, यहां तक तुम्हें बात समझ में आती है, ये न्यूक्लियर मेमोरी, अंदर के फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ये भी समझ में आती है। डीएनए फोल्डेड है, डीएनए उलझा हुआ है, प्रोटीन है, स्टोन नॉन स्टोन, और वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, नाम है बच्चा क्रोमैटिन। तो कहीं पे क्रोमैटिन बच्चा लूज है और कहीं पे बच्चा ज्यादा क्वाइल्ड है, ज्यादा क्वाइलिंग, और कहीं पे बच्चा लेस क्वाइल्ड है, लेस क्वाइल्ड है, और कहीं पे बच्चा ज्यादा क्वाइलिंग है, ज्यादा क्वाइलिंग है। ये देखिए ज्यादा क्वाइलिंग है, यहां पर फिर से लेस क्वाइलिंग है, फिर से बच्चा यहां पर ज्यादा क्वाइलिंग है। यानी कि जो आपको ये नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसका नाम तो क्रोमैटिन, नेट लाइक स्ट्रक्चर उसका नाम क्या है? क्रोमैटिन नेट, क्रोमैटिन नेट। लेकिन जहां पर क्रोमैटिन ज्यादा क्वाइल्ड है बच्चा, ज्यादा क्वाइलिंग है, तो उसे हम लोग कहेंगे हेट्रोक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन। यानी क्रोमैटिन 2 तरह के, एक ज्यादा क्वाइल्ड वाला तो हेट्रोक्रोमैटिन, और एक कम क्वाइलिंग है, यहां देखिए क्वाइलिंग कम है तो इसे कहेंगे यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन। ऐसे समझो, यहां पर इस चीज को ऐसे समझो, यहां से देखो, इतना बड़ा एरिया ले लिया,
और ये क्रोमैटिन लूज है। सेम एरिया लिया और यहां पर क्रोमैटिन ज्यादा है। हाँ, तो अब जहां पास इतने बड़े एरिया में, सेम एरिया में क्रोमैटिन कम है, लूज बाइंड है, तो उसे कहेंगे यूक्रोमैटिन। जहां क्रोमैटिन ज्यादा क्वाइल्ड है तो उसे कहेंगे हम लोग हेट्रोक्रोमैटिन। अब मुझे बताओ, क्रोमैटिन दो तरह के, लूज यूक्रोमैटिन, और जो टाइट है, ज्यादा टाइट है क्रोमैटिन के ऊपर 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 खूब को है, दूसरे नाम हेट्रोक्रोमैटिन। जब हम कलर डालेंगे, स्टेन डालेंगे, कलर डाला, स्टेन डाला, तो जो बच्चा यूक्रोमैटिन, वहां डीएनए कम है ना, वहां डीएनए तो कम है, तो वो कलर को कम रखेगा। लेकिन जो बच्चा जहां पास क्रोमैटिन टाइट है वहां तो डीएनए वेने तो ज्यादा होंगे, तो कलर को ज्यादा पकड़ लेगा, तो वो डार्क कलर का दिखेगा, ज्यादा स्टेन हो जाएगा। और जहां पर लूज है तो डीएनए भी कम है, तो वो बच्चा हो जाएगा लेस स्टेन, लाइट स्टेन, कलर कम दिखेगा और ये ज्यादा डार्क दिखेगा। तो हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, कहीं कहीं पे डार्क, कहीं पे लेस डार्क, कहीं पे खूब डार्क दिखेगा, कहीं पे कम डार्क दिखेगा। तो हम पता कर लेंगे, ओ ज्यादा डार्क दिख रहा है तो उसका मतलब है हेट्रोक्रोमैटिन है, ओ कम डार्क दिख रहा है तो मतलब यूक्रोमैटिन। बताओ बच्चे, कहां का डीएनए ज्यादा फंक्शन करेगा, यानी फंक्शन कहने का मतलब आराम से आरएनए बना लेगा। डीएनए का काम आरएनए बनाना है, तो बताओ कौन सा पार्ट फंक्शनल है, यूक्रोमैटिन या हेट्रोक्रोमैटिन? सोच के बता, किस वाले पार्ट का फंक्शन होगा, ज्यादा फंक्शन करेगा? हेट्रोक्रोमैटिन टाइटली बॉन्ड है, यूक्रोमैटिन लूजली बॉन्ड है, तो कौन सा पार्ट ज्यादा खुला हुआ है? सर यूक्रोमैटिन ज्यादा खुला हुआ है, तो यानी कि वहां पर डीएनए खुले हुए तो आसानी से आरएनए बनाएंगे, आसानी से बच्चा यहाँ आरएनए बन जाएगा ना। अरे यहाँ तो पूरा बच्चा रस्सी उलझा हुआ है, रस्सी तो बेटा पूरा उलझा हुआ है, तो वहां पर आराम से डीएनए से आरएनए बनना मुश्किल है ना। और जहां बच्चा रस्सी खुला हुआ है, तो आसानी से बच्चा आरएनए बनाएगा। तो फंक्शनल पार्ट कौन है? सर फंक्शनल पार्ट जो खुला हुआ है। और डीएनए से आरएनए बनना, ध्यान से सुनो, ये बच्चा डीएनए नया चीज सीखना है, ये बच्चा डीएनए, उसके बाद एंड करेंगे क्लास को। डीएनए से बच्चा आरएनए बना, इस पार्ट को कहते हैं बच्चा ट्रांसक्रिप्शन। नया चीज सीखा, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना, इसे कहते हैं बच्चा ट्रांसक्रिप्शन। हम डिटेल से सब पढ़ेंगे, स्पेलिंग लिखता हूं, ट्रांसक्रिप्शन। तो तुम बताओ कौन सा क्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा शो करेगा? ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिव कौन है? जो डीएनए खुला हुआ है तो आसानी से उससे आरएनए बन जाएगा। और जो बेटा जिसको काम करना ही नहीं है, उलझा हुआ है, मुझे क्या मतलब है, मेडिकल में 40-20 लाख बच्चे आएंगे, क्वालिफाई तो 5-6 हजार होगा ना, बाकी तो ऐसे ही हेट्रोक्रोमैटिन वाले, जो ज्यादा है उसका तो कोई काम ही नहीं होता, वो तो बेटा काम ही नहीं करता। ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा, आपके डीएनए का बच्चा मोर देन 98% पार्ट, आपके डीएनए का 98% से ज्यादा पार्ट कोई फंक्शन नहीं करता, कोई आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता, नॉन फंक्शनल है बच्चा। 98% से ज्यादा पार्ट नॉन फंक्शनल है, बेकार है, कोई काम नहीं करता। केवल 2% से लेस देन 2%, 2% से केवल कम पार्ट फंक्शन करता है। तो ये 98% वाले लोग हैं जो कोई काम वाम नहीं करते, तो बच्चा बोलेगा सर फिर है क्यों? 12th में पढ़ेंगे कि हमारे डीएनए का मैक्सिमम पार्ट ऐसे ही बच्चा बेकार में पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं करता, हेट्रोक्रोमैटिन वाले। तो क्या 3 डिफरेंस याद नहीं हुआ? लूजली पैक्ड, टाइटली पैक्ड।
एक में स्टेनिंग ज्यादा, कलर ज्यादा, एक में कलर कम, और एक फंक्शनल है एक नॉन फंक्शनल है। तो ये याद, बस यही तक हम लोग आज करेंगे, यही तक करेंगे। इस चीज को मैं अगले क्लास में रिपीट भी कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा, ठीक है। चलो अब जिसके डाउट है फटाफट बोलो, जिसके डाउट है फटाफट बोलो, बोल भी सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। चलो फटाफट, 3 मिनट है, फटाफट। सर टेस्ट कब होगा और कितने मार्क्स का होगा? तुम्हें जो भी होगा तुम्हें ग्रुप में मैसेज दे दिया जाएगा। बॉटनी का अगर हुआ बस 10 क्वेश्चन आएंगे, सर केवल होगा तो 10 छोटा क्वेश्चन छोटा ना। होंगे, सब सिंपल होंगे, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन। हाँ सर। सर सर आज हेट्रोक्रोमैटिन का का कितना फंक्शन रेट होगा हमारा? कोई काम नहीं, बस कोई काम नहीं, नॉन फंक्शनल है। व्हाट इज अ लैमिन प्रोटीन? हाँ लैमिन प्रोटीन बताना था, अभी नहीं बताऊंगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके पास में बच्चे ये ना, यहाँ पास चारों तरफ से एक स्पेशल प्रोटीन होगा, लैमिन प्रोटीन, जो स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखे। लेकिन नहीं जानना है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं जानना है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे हार्ड कुछ प्रोटीन होंगे जिसे हम लैमिन प्रोटीन कहेंगे, जो हार्डनेस देने का काम करेगा। डीएनए में एसिडिक नेचर होता है, हाँ करेक्ट है, डीएनए तभी तो नाम है यार, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एसिडिक नेचर का तभी तो नाम लिखा है एसिड। सर 2% से ज्यादा हो सकता है क्या? अभी तक नहीं देखा गया, साइंटिस्ट इतना ढूंढ रहे हैं, हाँ अभी तक नहीं पता चला है। लेस देन 2% ही पार्ट काम करते हैं, 98% पार्ट बेकार है। आगे बोलो, बोलो और भाई फटाफट फटाफट। हो गया सभी का? सर न्यूक्लियोलस कौन बनाता है? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं अगली क्लास में, न्यूक्लियोलस कौन बनाता है बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, अगली क्लास में। सर डीएनए में आरएनए बनाने को ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन वो बाद में बढ़ेगा, अभी केवल जानना था डीएनए से आरएनए बनना। अबे क्या बिग बैंग थ्योरी के पीछे ये पढ़ गया है, 12th में पढ़ना है। चलो और बोलो, बोलो फटाफट, क्लास अपने आप एंड हो जाएगा। सर हेट्रोक्रोमैटिन परफॉर्म ट्रांसक्रिप्शन, नो, यही तो बोल रहा हूँ, इनएक्टिव है, आरएनए नहीं बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, फिर ऐसे ही बैठा रहता है, बस बैठा रहता है, वो स्टेबिलिटी देता है, स्टेबिलिटी देने का काम। न्यूक्लियोलस क्या क्रोमैटिन के पार्ट नहीं है? नहीं, वो अलग है, वो अलग क्रोमैटिन का। एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा कि 12th क्लास में आप पढ़िएगा पैकेजिंग, डीएनए कैसे उलझा रहता है, इसलिए मैंने बोला कि हम 12th क्लास में पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में भी लिखा है हायर क्लास में आप पढ़ेंगे। आरबीसी में न्यूक्लियोलस वाला दो मैमल्स का नाम कौन होगा? एक कैमल है, एक कैमल ना ऊंट, और एक है लांबा, थोड़ा सा इंटरनेट पे रिसर्च कर लेना, लांबा, ये भेड़ की तरह दिखता है, कश्मीर वगैरह में पाया जाता है।